दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारी आंखों के सामने ढह रहा है। भाग -1। भारत के लोकतंत्र पर नरेंद्र मोदी के युद्ध ने समझाया। जैक बोचैम्प @ZAC@Vokes.com 21 जून 2023 6:30 पूर्वान्ह EDT द्वारा। जैक ब्यूचैम्प वोक्स में एक वरिष्ठ संवाददाता है, जहां वह देश और विदेश दोनों में लोकतंत्र के लिए विचारधारा और चुनौतियों को शामिल करता है। 2014 में वॉक्स में आने से पहले उन्होंने टीपी आइडियाज को संपादित किया, जो थिंक प्रोग्रेस का एक खंड है जो हमारे राजनीतिक दुनिया को आकार देने वाले विचारों के लिए समर्पित है। इस हफ्ते राष्ट्रपति जो बिडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राज्य रात्रि भोज के लिए होस्ट करेंगे। बिडेन व्हाइट हाउस में इस तरह का सम्मान प्राप्त करने वाले केवल तीसरे विदेशी नेता, अन्य दो फ्रांस और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। बैठक पर एक व्हाइट हाउस के बयान में चर्चा विषयों की एक लंबी सूची है, जिसमें भारत प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा शामिल है। पढ़े चीन का मुकाबला। लेकिन एजेंडा से गायब एक शब्द है, यकीनन सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र। चूंकि मोदी ने 2014 में पदभार संभाला था और विशेष रूप से 2019 में पुनर्मिलन जीतने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रूप से भारतीय लोकतंत्र के मुख्य संस्थानों में एक हथौड़ा लिया है। प्रधानमंत्री की सरकार ने चुनाव पर्यवेक्षण प्राधिकरण की स्वतंत्रता को कम कर दिया है, न्यायाधीशों को अपने पक्ष में शासन करने में हेरफेर किया है, अपने दुश्मनों के खिलाफ कानून प्रवर्तन का इस्तेमाल किया है और भारतीय प्रेस पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। प्रधानमंत्री के लोकतांत्रिक व्यवहार में समय के साथ तेजी आई है। पिछले एक साल में मोदी की सरकार ने विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को संसद से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री को मजाक के साथ बदनाम करने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। कुटिल अरबपति सहयोगी के माध्यम से कुछ शेष स्वतंत्र टेलीविजन स्टेशनों में से एक पर लिया गया। सरकार के महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को नीचे ले जाने के लिए सशक्त एक आधिकारिक पैनल बनाया गया। नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों पर छापा मारने के लिए कर अधिकारियों को भेजा गया, एक कदम जिसे व्यापक रूप से मोदी के एक दस्तावेजी आलोचक के प्रतिशोध के रूप में देखा गया। मोदी के लिए सत्ता में होना आत्मसुदृढ़ हो गया है। उनकी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आलोचकों को चुप कराने और अपने विरोधियों के खिलाफ चुनावी डेग को ढेर करने के लिए अपने चुनावी प्रभुत्व का इस्तेमाल किया है। आगामी 2024 के संसदीय चुनाव को अन्य दलों के लिए एक महत्वपूर्ण चढ़ाई है। यह वोट भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हर बड़े चुनावी नुकसान के साथ खिड़की बंद हो सकती है। विपक्ष के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक राजनीतिक वैज्ञानिक पावित्रा सूर्यनारायण को चेतावनी देता है। लोकतंत्र पर यह हमला एक गहरी वैचारिक परियोजना है। भाजपा एक कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, जो कि मोदी का 8 साल का था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का चुनावी अपराध है। फ्रांस के विज्ञानपों के एक प्रमुख भारत विद्वान क्रिस्टोफ जाफरेलॉट ने मुझे बताया कि इसकी विचारधारा फासीवाद का एक भारतीय संस्करण है। आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश जनसंख्या के हिसाब से में लोकतंत्र पर छद्म फासीवादी हमला एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का कारण होगा। निश्चित रूप से अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक पर जितना ध्यान दिया जाएगा हंगरी जैसे बैकस्लाइडर्स, लेकिन शायद भारत के भूराजनीतिक महत्व के कारण दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों की आलोचना को बड़े पैमाने पर मौन किया गया है। ने वाशिंगटन और उसके प्रशांत सहयोगी अदालत नई दिल्ली को बढ़ते चीन को संतुलित करने के प्रयास में एजेंडा छोड़ दिया।
भारतीय लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग को कम करने के लिए एक सचेत नीति निर्णय लिया गया है, क्योंकि यह अजीब है। केंद्र सी अमेरिकी उद्यम संस्थान के एक वरिष्ठ साथी सदानंद धूमे कहते हैं, हमें चीन के खिलाफ एक संभावित उभार के रूप में भारत की आवश्यकता है और भारतीय सुरंग की दृष्टि से वाशिंगटन में प्रवृत्ति का दोहन करने में बहुत कुशल रहे हैं। 2005 में नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी पोग्रोम में मिलीभगत के आरोपों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब वह व्हाइट हाउस के सम्मान के अतिथि हैं, जबकि उनके निर्देशन में एक देश अत्याचार की ओर 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। भारत की लोकतांत्रिक गिरावट की वैचारिक जड़ें। भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा संकट को समझने के लिए आपको आरएसएस में भाजपा की जड़ों को समझने की जरूरत है। एक संगठन जो कई मायनों में गांधी की स्वतंत्रता समर्थक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी बल के रूप में कार्य किया। कांग्रेस के विपरीत, जो धर्मनिरपेक्ष उदार लोकतंत्र में विश्वास करती थी, आरएसएस ने भविष्य के भारतीय राष्ट्र के लिए विशुद्ध रूप से जातीय धार्मिक शब्दों में परिभाषित करने की वकालत की। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। इसकी विचारधारा, जिसे हिंदुत्व कहा जाता है, ने माना कि औपनिवेशिक भारत को हिंदुओं द्वारा शासित और शासित देश होना चाहिए।